नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी से बड़ी खबर की, जहां सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हादसे की तस्वीर नारी गांव की घटना बताई जा रही है। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां नारी गांव के पास एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। नारी गांव की घटना है। हादसे में हुए थे 8 लोग घायल। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, बहुत आश्चर्य की बात है कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं, उसके बावजूद एक दूसरे को टक्कर मारती हुई ये खौफनाक तस्वीर सामने आई है। रीनू, ये घटना में आप सीधे देख रहे हैं कि दो कार सीधे आपस में भिड़ गए। ये जो रोड है काफी खाली रहती है और काफी तेज रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं। और पेट्रोल पंप का जो कैमरा है उसने इस घटना को कवर कर लिया है। उसी की ये तस्वीरें वहीं से हमें भी मिली हैं। तो बाइक सवार जो कुछ वहां पर रोड में था, उसे बचाने के चक्कर में एक कार ने अपनी लेन चेंज की और उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने से दूसरी कार भी आ रही है बस। और समय इतना नहीं था कि कंट्रोल किया जा सके और कारें पूरी रफ्तार से आपस में टकरा गई। 4 लोग सवार थे इस कार में। वो उनको मिलाकर कुल मिलाकर 8 घायल हुए हैं। आपको बता दो कि एक घायल की जो हालत है वो गंभीर है, उसे रायपुर रेफर किया गया। बाकी के जो घायलों को धमतरी के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रीनू जी बिल्कुल। और आमने सामने की टक्कर है, ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ पर लापरवाही हुई है और किसकी लापरवाही रही जिसके चलते हादसा हुआ है? हादसे में साफ दिखाई दे रहा है रीनू की जो कार व्हाइट कलर की जो कार है ये उसकी गलती है, क्योंकि उसी ने अपनी लेन चेंज की थी। जो ब्लैक कलर की कार थी वो अपने साइड पर थी, लेकिन व्हाइट कलर की जो कार है उसने बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तेजी से लेन, उनको ब्रेक मारना था, गाड़ी का स्पीड कम करनी थी, लेकिन उन्होंने लेन चेंज की और ध्यान नहीं दिया कि सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है। यही लापरवाही भारी पड़ गई और ये हादसा हो गया। जी वाकई में गनीमत यह है कि अभी किसी की जान नहीं गई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन क्या ज्यादा हालत खराब है, ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं कुछ लोग? जी, एक जो घायल है वही नारी गांव का ही युवक है। उसकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसे रायपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है अभी। लेकिन उसकी हालत जो है अभी डॉक्टर जो है इलाज उसका चल रहा है। जी क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की भी बात सामने आई है अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुरुद पुलिस ने दोनों कार चालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि व्हाइट कार की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है और अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ कार्रवाई, किस तरीके के एक्शन पुलिस यहाँ पर लेती है। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक के गंभीर घायल होने की जानकारी मिली है। गरियाबंद से खबर है, सुपेबेड़ा में एक और मौत का मामला सामने आया है। किडनी की बीमारी से महिला की मौत हो गई। मृतक का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था। अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। साफ पानी की मांग अब तक नहीं हुई पूरी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से। तो किडनी की बीमारी सुपेबेड़ा में कोई आज की बात नहीं है, सालों से ऐसी बीमारी से लोग ग्रसित हैं। एक और महिला की मौत किडनी की बीमारी से हो गई। मृतक का इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है। साफ पानी की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर सालों से पानी को लेकर लोग परेशान हैं। साफ पानी नहीं मिल पाने की वजह से कई लोगों ने तो गांव भी छोड़ दिया है, लेकिन मजबूरी जिनकी है, जो नहीं जा सकते हैं, वो इस गांव में रहते हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुद्ध पानी की व्यवस्था फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे, ममता का जुड़ गई है लाइव। ममता, देखा जा रहा है कि सालों से एक समस्या चली आ रही है कि शुद्ध पानी सुपेबेड़ा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या ये इतनी बड़ी चीज है कि शुद्ध पानी प्रशासनिक अमला पहुंचा नहीं पा रहा है? सुपेबेड़ा में 82 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक।
बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो सुपेबेड़े का जो स्थिति है वो अभी तक नहीं संभली है। जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करती थी, अब कांग्रेस की सरकार है लेकिन स्थितियां वही है और ये वजह है कि लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब मौतों के आंकड़े जो है वो 82 हो गए हैं। अब इस स्पेशलिस्ट की टीम वहां पर लगातार गई है वहां पर और वहां पर जांच की गई है। थोड़े समय के लिए व्यवस्था की जाती है, फिर एक समय ऐसा आया कि मेकाहारा भी वहां के जो मरीज है उनको भेजा गया, लेकिन परमानेंटली जो सोल्यूशन निकलना चाहिए वो नहीं निकला है और उसके पीछे कई तरह के कारण बताए जाते हैं। लेकिन प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार किस तरीके से वहां पे काम कर रही है, तमाम मसलों पर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं लोग अब इस बात को लेकर ग्रामीण लगातार दहशत में है और इसको लेकर अब सोचने की जरूरत है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। पानी महज अगर हम बात करें तो तमाम तरह के विकास के बीच में अगर एक गांव को साफ पानी नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से लगातार मौत हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत भयावह है। और हर बार ये होता है कि एक मरीज की जो है वो मौत हो गई, ये खबर आती है हर कुछ दिनों बाद में। इस तरह की स्थिति अगर हो रही है तो ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। 82 अभी तक अगर हम बात करें तो 82 मौतें हो चुकी है और अगर आने वाले समय में इसको लेकर कोई स्थिति नहीं सुधारी गई तो मौतों के आंकड़े नहीं रुकेंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि सरकारें चाहे किसी की भी रही हो लेकिन सुपेबेड़ा की जो स्थिति है वो वही और वैसे ही बनी हुई है। जी वाकई में ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन सुपेबेड़ा के हालात नहीं सुधर पाए। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है इंदौर से, बड़ी खबर जहां प्रशासन को गफलत पड़ी भारी। जी हां, कोर्ट ने दिया 3 करोड़ मुआवजा चुकाने का आदेश। 22 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। 6% ब्याज सहित 3 करोड़ रुपए राशि चुकाने का आदेश दिया गया है। 22 साल पहले प्रशासन ने एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया था। 22 किलो डायनामाइट लगाकर बिल्डिंग ध्वस्त की गई थी। प्रिंसेस पैराडाइज पार्क नामक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। प्रशासन ने सुरेश भार्गव की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन को सुरेश सहारा की अवैध बिल्डिंग को करना था ध्वस्त। पीड़ित परिवार ने वैध दस्तावेज किए थे प्रस्तुत। प्रशासन ने मनमानी करते हुए दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया। पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली थी और आप देखिए कि सालों बाद अब इनको मुआवजा भरना पड़ेगा। प्रशासन को जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो बड़ी खबर इंदौर से है जहां पर एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। गफलत पड़ी भारी, कोर्ट ने 3 करोड़ मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। 22 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया है जहां 6% ब्याज सहित 3 करोड़ रुपए राशि चुकाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। 22 साल पहले प्रशासन ने एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया था और 22 किलो डायनामाइट लगाकर बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। प्रिंसेस पैराडाइज पार्क नामक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। प्रशासन ने सुरेश भार्गव की बिल्डिंग को ध्वस्त करवा दिया था। प्रशासन को सुरेश सहारा की अवैध बिल्डिंग को करना था ध्वस्त, लेकिन उन्होंने दूसरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जबकि पीड़ित परिवार ने वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। तो चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विकास लाइव जुड़ गए हैं। विकास, दस्तावेज भी प्रस्तुत किए पीड़ित पक्ष ने, उसके बावजूद बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। 22 साल बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जब भी प्रशासन या निगम की कोई टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है किसी भी भवन पर तो लगभग सभी लोग दस्तावेज प्रस्तुत करने का दावा करते हैं, लेकिन प्रशासन यही मानकर चलता है कि दस्तावेज वैध नहीं है। लिहाजा यही हुआ, गफलत में सुरेश नाम के 2 जो लोग थे उनमें से किसी एक का मकान तोड़ दिया प्रशासन ने, जबकि तोड़ना किसी और का था। 23 जून 2000 का पूरा ये घटनाक्रम है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसने इसको लेकर के मौके पर हंगामा किया, मौके पर तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन प्रशासन ने एक न सुनी। लिहाजा उन्होंने कार्यवाही की। विस्फोटक एक्सपर्ट शरद सरवटे ने लगभग 22 किलो डायनामाइट लगाकर बहुमंजिला इमारत को धराशायी कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार ने संघर्ष करते हुए न्यायालय की शरण ली और लगभग 22 साल बाद एक फैसला आया जिसमें 3 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पे देने का ऐलान का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से किया गया है। हालांकि ये कब तक इसकी फैसले को इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रशासन है वो इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी अब शरण ले सकता है, हाई कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर तय हो गया कि जो अक्सर प्रशासन या नगर निगम को लेकर जिस प्रकार से मनमाही बेजा कब्जा को लेकर की जाती है उसमें अब बहुत ज़्यादा कोताही बरतने की आवश्यकता प्रशासन को हो गई है। चूँकि इस
पूरे मामले ने कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर के लिए, देश भर के लिए एक नजीर पेश कर दी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। तो वाकई में एक बहुत नजीर पेश की है कोर्ट ने, जहां पर अब 22 साल बाद 3 करोड़ के साथ ही साथ ब्याज के साथ इनको चुकाना होगा पीड़ित पक्ष को। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को खत लिखा है। सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मंत्री सारंग ने मांग की गुंडा कांग्रेस का दिग्विजय को बनाया जाए अध्यक्ष। सारंग ने कहा, दिग्गी आए दिन करते हैं गुंडागर्दी, दिग्विजय की गुंडागर्दी को देती है कांग्रेस शह, कांग्रेस नेता करते हैं गुंडागर्दी। आप देखिए, कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिग्विजय सिंह पुलिस के साथ झड़प करने लगे थे और इस दौरान उसको पकड़ लिया था पुलिसकर्मी को। जो वीडियो सामने आया था, इस वीडियो सामने आने के बाद अब देखा यह जा रहा है कि पूरे मामले में अब बीजेपी कांग्रेस को खासतौर पर दिग्विजय सिंह को घेरती हुई नजर आ रही है। काफी आक्रोशित इस दौरान दिग्विजय सिंह नजर आए थे। जिला पंचायत सदस्य जो कि मतदाता थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि ये तो हमें अंदर दिग्विजय सिंह और उनके गुंडे बदमाश हमें मतदान स्थल तक नहीं पहुंचने देंगे। तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी में उनको लेकर जब गया तो भी दिग्विजय सिंह और उनके गुंडों ने मोहन जाट और बाकी हमारे जो मतदाता थे उनको गाड़ी से उतारने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया। मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने जो सबसे खराब काम किया, वहां पर तैनात पुलिस वालों के साथ उन्होंने मारपीट की। उमेश तिवारी जो एक वरिष्ठ सीएसपी हैं, जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, रिटायर होने ही वाले हैं, उनके साथ झूमा झटकी की। मीडिया ने सब जगह उसके फोटो और वीडियो रिलीज हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कानून को अपने हाथ में लिया, झूमा झटकी की, मारपीट की। और कल का दिग्विजय सिंह का व्यवहार बहुत ही शर्मनाक था। गुंडों की फौज की जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व किया, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसका अधिकार नहीं है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कल जो वीडियो सामने आया था, दिग्विजय सिंह पुलिस की कॉलर पकड़ते नजर आए थे और इस दौरान देखा जा रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है कांग्रेस पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर हमलावर है। हालांकि कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर सफाई दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार उन पर हमला बोल रही है। जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज सुबह सुबह जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनको एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से मांग की है कि जिस तरीके से लगातार दिग्विजय सिंह बर्ताव कर रहे हैं, यानी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे में उनको गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं जब दिग्विजय सिंह के द्वारा जो हाथापाई की गई, इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर ये साफ तौर पर देखा गया कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की गई और जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से जो सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य, जब वो वोट डालने जा रहे थे तो उनको वोट डालने से रोका गया और यही कारण है कि वो उन वोटर्स के साथ खुद वहां पहुंचे थे जिला पंचायत कार्यालय पर। लेकिन वहां पर उन्होंने, विश्वास सारंग ने सीधा सा आरोप लगाया कि उन्होंने न केवल वोटरों को धमकाने की कोशिश की बल्कि उनके साथ भी अभद्रता की। इसके साथ ही पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कॉलर तक पकड़ लिया। इस तरह के जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस जो है हार से बौखलाई हुई और उसी तरह के जो घटनाक्रम है उसको वो अंजाम दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने ताकीद भी दी है कि आने वाले समय में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव भी है और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह आगे भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तौर पर हो। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा और कहा है कि कांग्रेसी संयम बरतें और इस तरह के बर्ताव न करें, क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है और अब जनता का गुस्सा जो है वो इस तरीके से वो पुलिसकर्मियों पर निकाल रहे हैं, भाजपा के नेताओं पर निकाल रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से गुंडाई करार दिया और यही कारण है कि उन्होंने पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी मांग की है। जी बिल्कुल। और यहाँ दूसरी तरफ देखा जा रहा है शैलेंद्र की कांग्रेस का ये कहना है कि भाई जब इसी तरीके से आपको जीत जाना है, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके जो सदस्य थे उनको अपनी तरफ कर लिया गया है, प्रशासनिक दबाव बनाते हुए अपनी तरफ किया गया है, जब इनको ऐसे ही चुनाव करवाना है तो क्यों हमारी मेहनत करवाते हैं, क्यों हमसे मेहनत करवाते हैं, ऐसे ही घोषित कर दें जीत अपनी।
बिल्कुल। कल जिस तरीके से जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ तो दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 2 विधायक जब वहां पहुंचे थे जिला पंचायत ऑफिस, तो उनके साथ 4 सदस्य पहुंचे थे और दिग्विजय सिंह ने ये दावा किया था कि 4 सदस्य तो उनके साथ हैं। इसके अलावा 4 सदस्य जो बीजेपी के द्वारा अगवा कर लिए गए या उनको डराया धमका गया है, वो लोग अभी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जब वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे तो इसके बाद सीधा तौर पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के सदस्य थे उनको डराया धमका गया है भाजपा की तरफ से, उनको वोट डालने नहीं आने दिया गया और जो लोग वोट डालने भी आए उनको अपनी तरफ तोड़ फोड़ करके अपने साथ शामिल कर लिया। तो सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी की थी और ये साफ तौर पर पत्र में कहा था कि यदि इस तरह से ही अगर आपको चुनाव कराने हैं तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री जो कलेक्टर को बाकायदा एक पत्र जारी करके अपने अपने सदस्यों के जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, इन सारे लोगों की सूचियां सौंप दे और कलेक्टर उसको घोषित कर दे। क्यों कांग्रेस को इस तरह से मेहनत कराई जा रही है? लगातार कांग्रेस जो है इस बात को लेकर आरोप लगा रही है, चाहे महापौर का चुनाव हो या फिर उसके बाद नगरपालिका जो जनपद अध्यक्ष चुनाव हो या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हो, लगातार कांग्रेस ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो धनबल बाहुबल का उपयोग करने के साथ साथ मशीनरी का दुरुपयोग भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस तरह के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं या प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात करूं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जनता का जनमत जो है वो उनके साथ शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, कल जो वीडियो सामने आया था दिग्विजय सिंह का पुलिस की कॉलर पकड़ते हुए, उसके बाद से देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उनका यह कहना है कि उनको गुंडा राज का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाना चाहिए। आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या रिएक्शन है? जिस तरीके से कल वीडियो सामने आया है दिग्विजय सिंह का पुलिस को पकड़ते हुए, पुलिसकर्मी को पकड़ते हुए। देखिए, बीजेपी निंदा करती है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा किए गए इस निर्लजता भरे कुकृत्य की। हार की हताशा, निराशा इस तरह नहीं होनी चाहिए कि जो लोग 24 घंटे 7 दिन जो पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के लोगों की हिफाजत करने में लगे रहते हैं, आप उनका मोरल डाउन करें। वैसे दिग्विजय सिंह जी के लिए उमंग सिंगार ने जो कहा था कि वे माफिया हैं, रेत माफिया हैं, शराब माफिया हैं, अब तो वे बाहुबली भी पुलिस पर आक्रमण करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी भी क्या हार की हताशा और निराशा। दूसरी ओर ये जो कांग्रेसी हैं जो अपनी हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं कमलनाथ से पूछते हैं कि जिन्होंने कहा था कि ये तो चुनाव सिंबल पर हो ही नहीं रहे इसलिए कांग्रेस इससे दूर है। कमलनाथ ने कहा था कि वो तो लोकल चुनाव में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कमलनाथ स्वयं अपने पार्टी के प्रत्याशी को वोट डालने नहीं गए और अब हार पर छाती पीट रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। पर ये दोहरा रवैया भी कांग्रेसियों को मुबारक हो। पर मध्य प्रदेश के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ ये जो दिग्विजय सिंह का निर्लजता भरा कुकृत्य है वो सबके सामने है और जनता इस पर समय समय पर हिसाब भी करेगी। जी, कल एक ये भी बयान सामने आया कि भाई जब आपको इसी तरीके से जबरन जो उनके सदस्य उनको अपनी तरफ कर लेना है तो इससे आप सीधे कलेक्टर को नामों की सूची दे दीजिए, जहां जहां अध्यक्ष घोषित करना वो खुद घोषित कर देंगे। क्यों उनसे मेहनत करवाते हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी हार की स्क्रिप्ट पहले से तैयार रखती है, कभी ईवीएम पे, कभी प्रशासन पर, कभी जोर जबरदस्ती पर। मैंने आपसे पूछा ना, कमलनाथ ने तो कहा था कि वे सिंबल के आधार पर जो चुनाव नहीं हो रहे हैं उसमें अपने समर्थित प्रत्याशी भेजेंगे, नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। कमलनाथ ने फिर दूसरी बार कहा कि वो लोकल चुनाव में को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरी बात कमलनाथ की इन दोनों कथन की जो प्रामाणिकता इस बात से तय होती है, कमलनाथ स्वयं वोट डालने नहीं गए। अब आज जब ये तीनों आपको संकेत दिखते हैं तो ये चुनाव की हार पर छाती क्यों पीट रहे हैं? क्या कमलनाथ ये बताना चाहते हैं? अब चूंकि इस पूरे मामले में कांग्रेस का भी पक्ष जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। और अगली खबर बारिश की हम बात बताएंगे, जहां पर एमपी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, कटनी, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग, कटनी, सतना, सिवनी, मंडला, बालाघाट में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और आप देखिए लगातार बारिश कई इलाकों में हो भी रही है, जोरदार बारिश हो रही है और अभी भी येलो अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी किया गया है। अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, कटनी, सिवनी, सतना, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, सागर, इन तमाम इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना बन रही है।
खबर भोपाल से। देश में आसमानी बिजली गिरने के कारण मामले में एमपी सबसे आगे है। इस साल 199 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई। 10 साल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस साल एमपी में हर साल 13.85% की दर से बढ़ रही है बिजली गिरने की घटनाएं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सिवनी में सबसे अधिक बिजली गिरी है। तो एमपी में हर साल 13.85% की दर से बढ़ रही बिजली गिरने की घटनाएं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सिवनी में सबसे अधिक बिजली गिरी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर एमपी बिजली गिरने की घटनाओं में नंबर 1 पर है।